रमज़ानुल मुबारक महीने के पहले जुमा की नमाज में हज़ारों नमाजियों की भीड़ देखने को मिली। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने जुमा की नमाज अदा करने के बाद अपने और अपने परिवार वालों और देश की तरक्की, उन्नति और दुनिया में अमन व शांति के लिए हाथ उठाकर रब से दुआ की। वहीं रमज़ान के मौके पर अपनी तकरीर में बोलते हुए जामा मस्जिद लहरियासराय के इमाम मोहम्मद मंजर कासमी ने कहा कि रमज़ान का रोज़ा रखना सभी मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि रोज़ा रखना सिर्फ पेट को खाली रखना नहीं, बल्कि पूरी परहेजगारी के साथ रोज़ा रखना चाहिए। साथ ही नमाज भी पढ़ें, झूठ बोलने और तमाम बुराइयों से बचने को भी कहा। اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما अल्लाह मुकम्मल पाताई का ध्यान रखते हुए या अल्लाह रमज़ान मुबारक को गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह इसकी फजीलत और अहमियत समझने की तौफीक नसीब फरमा। हे अल्लाह हम सब के लिए कि अच्छे अंदाज से वो रोज़ा रखे, क्योंकि रोज़ा सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि पेट को खाली रखना, बल्कि जिस्म में जितने भी आज़ाए जवारे हैं उन तमाम तर चीज़ों के परहेज़ करने का नाम रोज़ा है। कान का भी रोज़ा है, दिलो दिमाग का भी रोज़ा है, आँख का भी रोज़ा है कि आँख नामहरम चीज़ों को न देखे, ये पाँव मासियत की तरफ न जाए, ये हाथ नाजायज़ तरीक़े पर किसी पर न उठे। इसी तरह ये रमज़ान मुबारक का जो महीना है ये 3 हिस्सों में इसे तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा रहमत का है, दूसरा हिस्सा मग़फ़िरत का है, तीसरा हिस्सा जहन्नम से आज़ादी का है। तो तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को चाहिए कि पहले अशरे में जो रहमत का अशरा है उसमें दुआ का एहतमाम करें, और दूसरे अशरे में भी दुआ का एहतमाम करें, तीसरे अशरे में भी दुआ का एहतमाम करें। ज़िक्र व अस्कार, तिलावत कुरान, तस्बीह, इसी तरह जो रूटीन है उन तमाम रूटीन को, तमाम तर निज़ाम और सिस्टम को जो पिछले महीनों में था इसमें उससे कहीं ज़्यादा होना चाहिए इबादत के ताल्लुक़ से। किस तरह से रमज़ान का एहतमाम करना चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, रोज़ा के दरमियान क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जो इंसान रोज़े से हो उसे चाहिए कि कुरान करीम की तिलावत खूब करे, ज़िक्र व अस्कार करे, नवाफिल की पाबंदी करे, क्योंकि जो शख्स एक नफल नमाज अदा करेगा तो गोया कि उसे फ़र्ज के बराबर सवाब दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर कोई इंसान 8 रिकात तहज्जुद की नमाज अदा करता है नफल, तो ऐसी सूरत में उसे 8 फ़र्ज नमाज के बराबर सवाब मिलेगा। इसी तरह कोई इंसान फजर की 2 रिकात फ़र्ज नमाज अदा करता है तो ऐसी सूरत में उसे 70 फ़र्ज के बराबर सवाब दिया जाएगा। गोया कि 2 महीना 10 दिन फ़राइज़ का सवाब उसे दिया जाएगा। तो रमज़ान के महीना में ज़कात खैरात निकाला जाता है, कैसे लोगों पे ये ज़कात खैरात? ज़कात की जहाँ तक बात है तो अगर किसी शख्स के पास 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी हो, या उसकी कीमत हो, या दोनों को मिलाकर कुछ रकम हो, उन तीनों को मिलाकर अगर वो 52 तोला चांदी को पहुंच जाता है उसकी कीमत को, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ है। और ज़कात के जो मुस्तहिक़ीन हैं, गरीब हैं, गुरबा हैं, मिस्कीन हैं, तंगदस्त हैं, मोहताज हैं, इन तमाम तर लोगों को ज़कात की रकम वो देंगे और जहाँ तक होना चाहिए मुकम्मल रकम अदा कर दें, और अदा करने के बाद ही इंसान मुकम्मल रमज़ान को सही ढंग से वो अदा करने की वो कोशिश करेगा। दरभंगा शहर का ये जामा मस्जिद जो कि पूरा दरभंगा ही नहीं पूरे मिथिलांचल में काफ़ी बड़ी मस्जिद है, कहाँ से लोग भारी संख्या में, हज़ारों संख्या में लोग नमाज अदा करते, कहाँ से लोग आते हैं? इस इलाके से लोग यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं, दिल में ये ख्वाहिश तमन्ना लेकर कि जामा मस्जिद में हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, ये नियत करते हुए कि अल्लाह ताला मेरी हर दुआओं को कबूल फरमाएगा। क्योंकि जगह जब बड़ी होती है तो मामलात भी वहाँ के बड़े होते हैं, इस एतबार से लोग यहाँ आते हैं। एक हुजूम की शक्ल होती है, लोग यहाँ नमाज जुमा अदा करते हैं।
जी अपना नाम बता दें। मोहम्मद मंजर कासमी, इमाम खतीब जामा मस्जिद लारिया सराय दरभंगा। लेकिन रोज क्या होना चाहिए जी? एक बात पर अल्लाह से दुआ मांगेंगे सबों की सेहत तंदुरुस्ती रहे, ये तरक्की के लिए भी दुआ इंसान की है। पहला जुमा खुशी की बात है, पहला रमजान गुजर रहा है, पहला रोजा गुजर रहा है, चौथा रोजा है। कितनी खुशी है पहला जुमा की नमाज अदा करने के बाद? खुशी है, दुआ किया जाए और दुनिया के लिए। का पहला जुमा का नमाज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज अल्लाह ताला ने रमजान मुबारक का पहला जुमा हम सारे लोगों को अदा करने की तौफीक फरमाई है और दुआ कीजिए कि आइंदा रमजान भी इसी तरीके से गुजर जाए खुशी। इस दुनिया में भी अमन शांति रहे और जो लोग जहाँ भी हैं सब लोगों के साथ अल्लाह की रहमत हो, लोग खुशहाल रहें। जी देश हमारी आगे बढ़े, उन्नति हो और सारे लोग अच्छे से रहें, मिलजुल के रहें, यही हम लोगों का ये है और रमजान मुबारक की बरकत से इंशाअल्लाह ऐसा ही है। कैबिनेट की बैठक की सफलता के बाद शुक्रवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में कुलपति की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बैठक की सफलता को लेकर पूरी जानकारी दी गई। पहले हीरा खन्ना जमाना तो मैंने कहा मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। आपको ये लाइन नहीं बोलना चाहिए, आपको ये वापस लेना चाहिए। निकालने के लिए बोला गया, ऐसा किसी की मंशा नहीं। लेकिन कर्णधार शब्द का प्रयोग करता हूँ, वो हमारे डॉक्टर अजय नाथ झा जी, डिस्टेंस डायरेक्टर प्रोफेसर एच के सिंह सर, विश्वविद्यालय वित्त समिति के सदस्य गोपाल जी, हमारे मित्र चौरसिया जी, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी सम्मानित पत्रकार जोड़ा साहित्य का छात्र हूँ अमूमन, जो उन्हें स्मरण करता हूँ हमारे वित्तीय परामर्शी महोदय डॉक्टर दिलीप कुमार और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधु। कितने बड़े यज्ञ में थोड़ी बहुत कमी त्रुटि रही और आप सबों से मिलकर आपने भी अपनी भावना प्रकट की और माननीय कुलपति महोदय, मैं समझता हूँ कि रेशा अलग करके सारी बातों को बेबाक शब्द में प्रस्तुत किए हैं। आप में से ही किसी बंधु ने कहा कि इतनी बेबाकी साफ गोई से बातें एक वरिष्ठतम पदधारक के स्तर से होना एक दौरान भी मिला। इस संदर्भ में माननीय कुलपति महोदय आपसे डायरेक्ट परोक्ष रूप से नहीं, डायरेक्ट आप लोगों से रूबरू होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये पत्रकार अपनी बात रखने के लिए आपके लेखनी से, आपके बुद्धिमत्ता से विश्वविद्यालय का जो आपने कवर अप किया है वो सराहनीय है। मैं विश्वविद्यालय की ओर से आपका स्वागत। जानते ही हैं कि सीनेट की बैठक 13 मार्च को संपन्न हुई। इसके लिए हमने यहाँ पर अपनी एक कोर कमेटी बनाई थी, जिसमें अजय जी सिंह साहब, रजिस्ट्रार और एफ साहब को मुख्य रूप से रखा गया था। इसके नीचे सब कमेटियाँ काम कर रही थी। मुझे हर्ष के साथ आपको बताना है कि इन लोगों ने अपने कार्यों को बाखूबी निभाया। जिला प्रशासन इंक्लूडिंग पुलिस सेवा, सभी तरह की लोगों का कोऑपरेशन मिला। इसी बहाने आपके यूनिवर्सिटी के प्रसाल और गेस्ट हाउस थोड़ा सा अप टू मार्क हुए जो होना चाहिए। इस सीनेट की बैठक के पहले से मैंने अपने कार्यकाल का एक रोड मैप बनाया था, उसको इसमें डाला। मुझे खुशी है कि आप तक ये सीधा पहुंच पाया।
जैसा कि अभी एफ साहब ने बताया कि डिफरेंट चेयर्स की स्थापना हुई, इसमें एक चेयर और जुड़ा है जो पूर्व से पारित हो चुका था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेयर। वो बेगूसराय के एक प्रतिनिधि थे, उन्होंने इसको याद दिलाया। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता था, लेकिन बाद में देखा गया कि तो वो पारित था। तो ऐसी परिस्थिति के लिए ये आपके यहाँ पर प्राधिकार का गठन है। प्राधिकार का कार्य ये रहेगा कि जितने भी सीनेट में निर्णय लिए गए, सिंडिकेट में निर्णय लिए गए, फाइनेंस कमेटी में निर्णय लिए गए, उसकी अधिसूचना आने वाले 15 से 30 दिनों में करवा और आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि जिस विभाग को जो चेयर आवंटन किया गया है वो कम से कम एक साल में 5 और अधिकतम 12 संगोष्ठी उस चेयर के माध्यम से करें। चेयर की स्थापना करना का एक ही उद्देश्य होता है, वैसी विचारधारा को आम आदमी तक पहुंचाना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी तक मेरा पूरा ध्यान केंद्रित था स्टैट्यूटरी कमेटी और बजट पर, जिससे अब फ्री हो गया हूँ। आने वाले समय में एकेडमिक्स पर ध्यान रहेगा। जो कई समस्याएं यहाँ हैं, जैसे गेस्ट फैकल्टी का सैलरी ना मिलना, गेस्ट फैकल्टी का सैंक्शन पोस्ट से ज़्यादा होना किसी किसी महाविद्यालय में, ये सब एक प्रमुख रीज़न है जिसके चलते मिथिला ही नहीं सभी विश्वविद्यालयों को चीज कर दिए। लॉ कॉलेज का किए क्या, अब मैं पीछे का शिकायत नहीं करूँगा। लॉ कॉलेज जो मेरे समझ में आया, आपका वो लॉ कॉलेज बनते समय लॉ कॉलेज नहीं था, जो मेरे समझ में आया वो लॉ कॉलेज नहीं था। वो था, इट वॉज द एक कॉलेज का ऑप्शनल पार्ट, ऑप्शनल पार्ट जो हम समझे हैं। अगर गलत है तो ये बात वही फाइल पढ़ के जो मेरे समझ में आया, बातचीत करने से लोगों से जो समझ आया। इन द मीन टाइम वो धीरे 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 बाद में लोगों ने दिमाग लगा कि उसको कॉलेज करते, तो वहाँ 2 डिफिकल्टी है। पहली डिफिकल्टी है कि उस कॉलेज का बिल्डिंग मामला है, तो सैंक्शन पद नहीं था। तो मैंने सैंक्शन पद शायद भागलपुर लॉ कॉलेज के तर्ज पर कर दिया है, वो हो गया। अब सरकार की चिट्ठी जाएगी, तो चिट्ठी जाएगी तो पद सैंक्शन होने में जो समय लगेगा, पहला वो मेजर प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट और प्रॉब्लम जिसको आप लोग को हाईलाइट करके सुधारना है। पहला कि लैंड ट्रांसफर उस कॉलेज के नाम पर होना चाहिए, वो राज्यपाल महोदय करें। चूंकि मैं सीनेट में वाइस चांसलर था तो मैं तो सवाल पूछूंगा नहीं, और मैं समझ गया था क्या प्रॉब्लम है। अगर इस प्रॉब्लम को आप लोग दूर कर सकते हैं तो आई विल सपोर्ट। पहला, ट्रांसफर उस कॉलेज के नाम पर लैंड होगा, पहला प्रॉब्लम। दूसरा, यूजीसी के 2F और 12 भी लैंड ट्रांसफर होने के बाद ही मिलेगा, यानी उसके पास 3 मेजर कमी है: लैंड ट्रांसफर, 2F 12 भी और पोस्ट सैंक्शन। तो पोस्ट सैंक्शन का काम मैंने कर दिया। लैंड ट्रांसफर बहुत साधारण है, आप अपने MP साहब को बोलिए या जो भी साहब हैं उनको बोलिए पेपर हमसे ले ले, वहाँ से राजभवन से करवा लें। पेन उन्हीं को लेना होगा, क्योंकि ये जनता का चीज़ है। हम रास्ता बता दिया, इतना ओपनली कोई रास्ता नहीं बताया होगा। कोई बताया है? बता दी। मैंने जो समझा है यही समझा है। वहाँ 3 मेजर प्रॉब्लम है, पोस्ट सैंक्शन वो मैंने कर दिया, सरकार को चली। Dear friends, as we all are aware, हमारा सीनेट कमेटी माननीय महामहिम की अध्यक्षता में परसों आयोजन किया गया था, और इस आयोजन में आप लोगों का सहयोग जो मुझे मिला, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले 2 दिनों से मैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख रहा हूँ, आप लोगों ने जो निकाला और जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी हम लोग किए थे वहाँ से आप लोगों ने इसमें पूरा सहयोग दिया। अब माननीय कुलपति महोदय
के आदेशानुसार मैं बजट एट ए ग्लांस आप लोगों के नजर रखना चाहता हूँ। ऐसे ये उस दिन सीनेट की मीटिंग में भी मैंने रखा था। जस्ट टू रिकैप्चुलेट मैं इसको एक बार रखना चाहता हूँ। जी, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा एनुअल फाइनेंशियल बजट फॉर द ईयर 24-25 में हमारा 1461.31 करोड़ का था, जिसमें सैलरी पोर्शन में 194.16 करोड़ था, पेंशन में 318.24 करोड़ था, गेस्ट टीचर में 45.26 करोड़ था, आउटसोर्स में 5.81 करोड़ था, एरियर ऑफ पेंशन में 156.30 करोड़ था, एरियर ऑफ सैलरी में 149.22 करोड़ था। इस तरह से टोटल हमारा एक्सपेंडिचर 1586.11 करोड़ था और टोटल इनकम जो हमारा है इसमें 124.80 करोड़ था। इसलिए नेट बजट हमारा 1461.34 करोड़ था। उसमें अगर आप देखें तो मैं जो हमारा जो मेजर स्कीम्स हैं जो मैं माननीय महामहिम के समक्ष रखा था और जिसका अनुमोदन हम लोगों के प्राप्त हुआ, जब सर्वसम्मति से पास हुआ, उसमें मैं हाईलाइट आपको करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने इस निर्णय को लिया है कि विश्वविद्यालय में हमारे ग्रेट स्कॉलर्स, फिलोसफर, एकेडमिशियंस और रिसर्चर के नाम से बहुत 11 चेयर को प्रस्तावित किया है, जो कि 2.41 करोड़ के एक्सपेंडिचर इसमें इन्वॉल्व है। और उसमें विद्यापति चेयर हैं, नागार्जुन चेयर हैं, मिश्रा चेयर हैं, भारत रत्न अवार्डी कर्पूरी ठाकुर चेयर हैं, अजय मिश्रा चेयर हैं, मंडल मिश्र चेयर हैं, उदयन चार चेयर हैं, अयाची मिश्रा चेयर हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयर हैं, मौलाना अब्दुल कलाम चेयर हैं, डॉक्टर हुसैन चेयर हैं। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802।